बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है? जब भी आवेश किसी चालक से प्रवाहित होता है तो वो आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन, आवेश ले जाने वाला होता कौन है? इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से टकराता है। जब अपने परमाणुओं से टकराता है तो इलेक्ट्रॉनों के पास क्या होती है? गतिज ऊर्जा। और जब वो टकरा जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, इसके नाते क्या होता है, पदार्थ जो है यानी कि परमाणु से जब टक्कर होती है तो ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। अब ऊष्मीय ऊर्जा के कारण से हमारा जो है चालक वो गर्म होने लगता है। तो इसी घटना को हम लोग कहेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि आवेश के प्रवाह के कारण से चालक का ताप बढ़ जाना होता है। इसी को कहते हैं वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब अगर हम ये मान लें कि हमारा ये कोई चालक है, इस चालक में क्या है? मुक्त आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और ये इनके क्या होते हैं? परमाणु हैं। जब कोई आवेश, बहुत सारे मुक्त आवेश इसमें होते हैं, ठीक है, जिन पर कैसा आवेश होता है? ऋण का आवेश होता है। जब ये चलते हैं, ठीक है, विभवांतर स्थापित किया जाता है तो इन पर बल लगता है आवेशों पर और ये चलना प्रारंभ करते हैं। जब चलते हैं तो ये परमाणु से टकराते हैं तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। सारे परमाणु ऐसे गर्म होने लगते हैं, जिसके नाते हमारा चालक गर्म हो जाता है, इसका ताप बढ़ जाता है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित बहुत सारी युक्तियाँ जो कार्य करती हैं, जैसे बल्ब है, ठीक है, विद्युत बल्ब हम कहें, विद्युत बल्ब, ठीक है, हीटर होता है, हीटर, गीजर, ठीक है, और वैद्युत इस्त्री, ये सारे जो होते हैं वो वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं। जब इनमें आवेश प्रवाहित होता है तो क्या होते हैं? ये गर्म हो जाते हैं, और गर्म होते हैं जब, तो जो वैद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इन सबसे क्या होती है? विद्युत ऊर्जा जो होती है, जब विद्युत ऊर्जा से प्रवाहित होती है तो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है या प्रकाशीय ऊर्जा में बदल जाती है। ये सारी युक्तियाँ क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरण कर देते हैं, ठीक है, और इसी पर ये कार्य करते हैं। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है? हम कह सकते हैं विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक का ताप बढ़ जाना, विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक का ताप बढ़ जाना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है, ठीक है। ये होता है उसका ऊष्मीय प्रभाव। अब अगर हमारे पास कोई चालक है तो उसमें वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी, इसकी गणना हम लोग करेंगे। मान लीजिए कोई चालक है जिसका कुछ प्रतिरोध अपना है, R मान लीजिए है वो, और ये किसी वैद्युत परिपथ में ऐसे जोड़ दिया गया, ठीक है। अब ये धारा का प्रवाह जब इससे होगा, I एम्पीयर की धारा होगी, प्रवाहित होगी, तो इस चालक में से होकर के जाएगी। ये चालक हमारा जो है यहाँ से A से B तक हमारा चालक है, जिसका अपना प्रतिरोध कुछ है, ठीक। तो क्या होगा कि जब हम लोग इसे परिपथ को चालू करेंगे तो आवेश यहाँ से प्रवाहित होगा, ठीक है। तो आवेश जब प्रवाहित होगा तो आवेश के प्रवाह होने के कारण से ये गर्म हो जाएगा, ठीक है, गर्म होगा।
तो जब इससे आवेश प्रवाहित होगा तो वैद्युत ऊर्जा इसमें क्या हो, आवेश को चलने में क्या कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, अपने परमाणुओं से टकराएगा, अवरोध उत्पन्न होगा, चालक के पास प्रतिरोध है, जब ये टकराएगा तो अवरोध उत्पन्न होगा। तो इसको प्रवाहित करने में ये जो बैटरी हमने लगा रखा है, आवेश को प्रवाहित करने में कार्य करना पड़ेगा। ये आवेश को प्रवाहित करने में जितना कार्य करेगा, ठीक है, इस चालक से आवेश को प्रवाहित करने में जितना कार्य बैटरी करेगा उतनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि चालक में व्यय वैद्युत ऊर्जा की गणना करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। तो सपोज करिए जब आपने इसे बैटरी से लगाया और इसके सिरों का विभवांतर क्या रहा, बी, इसके सिरों का विभवांतर क्या हो गया, बी, इसको प्लस से जोड़ दिया और इसको माइनस से जोड़ दिया, तो इसका जो विभवांतर होगा वही इसका विभवांतर होगा, ठीक है। तो अगर चालक के सिरों का विभवांतर क्या है, बी है, और यहाँ से क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, सपोज करिए कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, इस बैटरी के द्वारा इस परिपथ में क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जा रहा है। तो क्यू कूलाम के आवेश में को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य हम निकालना चाहें तो विभवांतर की परिभाषा से आपने पढ़ा हुआ था, वैद्युत विभवांतर भी बराबर होता है किया गया कार्य बटे आवेश, ठीक है, किया गया कार्य बटे आवेश। तो अगर हमें किए गए कार्य की गणना करनी है, आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य की गणना करनी है, तो इसके सिरों का विभवांतर हमने कितना स्थापित कर दिया है, बी, ठीक है। आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, क्यू कूलाम का आवेश यहाँ से प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, विभवांतर कितना है, बी। तो किया गया कार्य कितना होगा, आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना होगा, V इंटू क्यू होगा। अब इसका मात्रक क्या होगा, जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। इस तरह से अगर इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, अगर इसके सिरों का विभवांतर भी और आवेश क्यू कूलाम का इससे प्रवाहित हो रहा है, तो किया गया कार्य हो गया V इंटू क्यू जूल हो गया, ठीक है। अब हमको पता है कि आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा है क्या, आवेश के प्रवाह की दर है। तो इसमें वैद्युत धारा I एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है आवेश के चलने से, तो हमको पता है कि Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। मान लीजिए आवेश T टाइम तक चला हो, आवेश T टाइम तक चला हो, ठीक है, तो वैद्युत धारा कितनी होगी, Q अपॉन टी होगी। तो आवेश कितना प्रवाहित हुआ T टाइम में, ठीक है, T टाइम में आवेश जो प्रवाहित होगा I इंटू टी प्रवाहित होगा। तो इस नाते जो किया गया कार्य हमारा हो जाएगा I इंटू टी इंटू वी। तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, V I इंटू टी जूल, ठीक है। टी टाइम में व्यय ऊर्जा कितनी हो जाएगी, V I टी। अब V क्या है, विभवांतर, I क्या है, वैद्युत धारा, कितने समय तक प्रवाहित किया, T टाइम तक। तो T टाइम तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना होगा, V I टी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से व्यय ऊर्जा की हम लोग गणना करेंगे। अब अगर हम चालक का प्रतिरोध लें, ठीक है, मान लेते हैं चालक का प्रतिरोध क्या है, R है। यदि चालक का प्रतिरोध क्या है, R है, तो अगर चालक का प्रतिरोध R है तो ओम का नियम आप जानते हैं, V बराबर क्या होता है, I इंटू, ठीक है, V अपान I बराबर नियतांक होता है R होता है, तो V बराबर I इंटू R हो जाएगा। तो किए गए कार्य की गणना अगर करने चाहें तो V के स्थान पर यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, V के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R, और I एक ये भी है और ये भी हो जाएगा, तो I स्क्वायर R इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, ये भी जूल में हो जाएगा। तो देखिए एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये भी हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे ही कह सकते हैं, I के स्थान पर B अपॉन R भी रख सकते हैं, ठीक है, I के स्थान पर B अपॉन R भी रखा जा सकता है, क्योंकि I बराबर क्या होता है, B अपॉन R भी होता है। तो W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे B स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, इंटू R इंटू टी। अब ये घात एक कैंसिल हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन R इंटू टी जूल हो जाएगा। व्यय वैद्युत ऊर्जा इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग फार्मूला क्या लगा सकते हैं, अगर वो क्यू कूलाम चालक के सिरों का विभवांतर V दिया है, ठीक है,
चालक के सिरों का विभवांतर V दे रखा है और Q कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, दिया गया तो कार्य इतना हो जाएगा V × Q। और अगर T टाइम तक आवेश प्रवाहित हो रहा है तो Q बराबर I × T। आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा बोलते हैं, तो Q बराबर I × T हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, VI/T जूल हो जाएगा। V विभवांतर, I धारा और T समय तक, जितने समय तक प्रवाहित किया। अब अगर चालक का प्रतिरोध लिया जाए तो प्रतिरोध अगर हम ले रहे हैं R, तो ओम के नियम से V बराबर I × R हो जाएगा। तो इस तरह से भी हो जाएगा I² R × T। अब इसमें क्या है, I दे रखा हो, R दे रखा हो और T दे रखा है T टाइम तक के लिए। तो हम किए गए कार्य की गणना करेंगे। अब जितने टाइम तक आप आवेश को प्रवाहित करेंगे चालक उतना ही गर्म होगा, उतनी ही ऊर्जा भी होगी, ठीक है। फिर अगर हम चाहें तो I के स्थान पर V/R रख सकते हैं, तो इसमें ये वाले फार्मूले में हो जाएगा V² R × T। तो जब विभवांतर दे रखा हो और प्रतिरोध दे रखा हो T जो है, समय तो सब में है T टाइम तक आपने प्रवाहित किया हुआ है, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और अगर जो है धारा और प्रतिरोध दिया हुआ है, ठीक है, धारा और प्रतिरोध दे रखे हैं तब इसका प्रयोग करें। मान लीजिए प्रतिरोध नहीं दे रखा है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। धारा दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है तो इसका प्रयोग करें, और आवेश विभवांतर दिया हुआ है तो इसका प्रयोग करें। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। परंतु जो हमने वैद्युत ऊर्जा की गणना की हुई है वो जूल में है, ठीक है, जूल में है। कार्य का मात्रक तो जूल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, चालक गर्म हो जा रहा है। जब चालक गर्म हो जा रहा है, ताप बढ़ने के नाते चालक गर्म हो जा रहा है, तो ये कौन सी ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, ठीक है। यह वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हुआ। तो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है। तो अगर हम वैद्युत ऊर्जा की गणना करना चाहें, ठीक है, अभी तक तो हमने जूल देखा, जूल में गणना की है, तो अब हम इसे किस में बदलना चाहेंगे, कैलोरी में, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है, ठीक है, इस कारण से। तो अब हम ये जानते हैं कि एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल होता है, ठीक है। एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। तो एक जूल में कितना कैलोरी होगा, एक जूल में कितना कैलोरी होगा, तो 1/4.2 कैलोरी होगा, ठीक है, 1/4.2 कैलोरी होगा। इसी फार्मूले से अगर हम इससे बदलें तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी, ठीक है। एक जूल में इतना कैलोरी होता है, और हमारे सारे फार्मूले में क्या है, सब में कैलोरी है, सॉरी सब में जूल है, और हमको किस में कन्वर्ट करना है, कैलोरी में। अगर हम इसे कैलोरी में करना चाहते हैं, उसमें ऊर्जा की गणना कैलोरी में करना चाहते हैं, तो इन सारे फार्मूले में देखिए जूल है, ठीक है, और कैलोरी में बदलने के लिए क्या करेंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर 4.2 से डिवाइड कर देते तो सारा किस में बदल जाएगा, कैलोरी में बदल जाएगा। तो इस नाते क्या करते हैं हम लोग, चालक में उत्पन्न ऊष्मा, अब ऊष्मा को चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो किया गया कार्य W था, अगर इसे हम जूल में आया हुआ था 4.2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, कैलोरी में बदल जाएगा, कैलोरी में। तो बस इतना करना है कि H बराबर उत्पन्न ऊष्मा, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना अगर आप करने चाहते हैं कैलोरी में, तो किए गए कार्य को 4.2 से डिवाइड कर देंगे। जितना भी किया गया कार्य है 4.2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपकी गणना कैलोरी में हो जाएगी, ठीक है। तो अब सारे फार्मूले जो हैं उसी को ऐसे केवल चेंज कर देना है, चाहे ये वाला है कोई भी हो, Q × V/4.2, ये भी हो गया कैलोरी में, ठीक। इसी तरह से अदर वाला भी, जितने भी हैं सब में VIT/4.2, ये भी क्या हो गया, कैलोरी हो गया। इसी तरह से ये भी हो गया H बराबर I² R × 2/4.2, सब किस में बदल गया, कैलोरी में। और ये वाला V² R वाला
बी स्क्वायर अपान आर इंटू टी। तो इसमें क्या करना है आपको, बी स्क्वायर अपान आर इंटू टी, और क्या करना है 4.2 से डिवाइड कर देना है, तो 4.2 ये भी क्या हो जाएगा कैलोरी। तो सारे फार्मूले किस में हो जाएंगे, सभी फार्मूले में 4.2 से डिवाइड करो और सब कैलोरी में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सारे फार्मूलों को अगर देखें तो उत्पन्न ऊष्मा के लिए क्या है, जो हमने देखा ये सारे फार्मूले Q इंटू बी अपान 4.2 था कैलोरी। ठीक है, और क्या था आई स्क्वायर आर इंटू टी, और एक और भी था H बराबर बी इंटू आई इंटू टी अपान 4.2, ये भी क्या हो जाएगा कैलोरी। इतने फार्मूले हैं। तो इन फार्मूलों में हम ये देख सकते हैं कि किसी भी चालक के लिए अगर हम आर और टी को नियत कर दें, आर को और टी को क्या कर दें, नियत कर दें, मतलब ये चेंज ना किया जाए। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि उत्पन्न जो ऊष्मा होगी वो प्रोपोर्शनल किसके होगी, आई स्क्वायर की होगी। उत्पन्न ऊष्मा आई स्क्वायर की होगी। ठीक है, अगर हम चेंज नहीं करते हैं, किसको नहीं चेंज करते हैं, टाइम को नहीं चेंज करते हैं और प्रतिरोध को नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो उत्पन्न ऊष्मा होती है धारा के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, धारा के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती उत्पन्न हुई ऊष्मा होती है। ठीक है, धारा बढ़ेगी तो उसके वर्ग के अनुसार, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अब दूसरी बात क्या है, अगर हम आई और टी इसको नियत कर दें, क्या ना चेंज करें हम, आई और टी। ठीक है, अगर हम आई और टी नियत कर दें, आई और टी को नियत कर दें, तो हम क्या देख रहे हैं कि उत्पन्न ऊष्मा किसके अनुक्रमानुपाती होगी, आर के, यानी कि प्रतिरोध जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आई नहीं चेंज करना हो, टी नहीं चेंज करना किसी चालक के लिए, तो क्या होगा कि प्रतिरोध जितना ज़्यादा चालक का बढ़ेगा, प्रतिरोध जितना ही ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। इन समीकरणों में हमको दिखाई दे रहा है कि इसके अनुक्रमानुपाती है, इसके भी। ठीक है, अगर आप किसी दो को नियत कर रहे हैं, इन दो को नियत कर रहे हैं तो इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अगर आप जो है आई और टी को नियत कर दे रहे हो, समान जो है ये दोनों नहीं चेंज कर रहे हैं आई और टी, तो फिर क्या है, जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा चालक का उतना ही अधिक उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, और तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि अगर आई और आर नियत हो जाए, ठीक है, तो उत्पन्न ऊष्मा जो है टी के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा टाइम तक आवेश प्रवाहित होगा, जितने समय तक आवेश प्रवाहित होगा, तार उतना ही गर्म होगा, ऊष्मा उतना ही उत्पन्न होगी। चालक का प्रतिरोध जितने ज़्यादा होगा ऊष्मा उतनी उत्पन्न होगी। ठीक है, जितने ज़्यादा धारा प्रवाहित, धारा के वर्ग के अनुसार ऊष्मा उत्पन्न होगी आर और टी के नियत होने पर। ठीक है, तो ये सब हमको दिखाई पड़ रहा है कि इस तरह से डिपेंड करती है, आई स्क्वायर पर ऊष्मा उत्पन्न डिपेंड कर रही है, आर पर डिपेंड कर रही है और टी पर। ये सब जितने ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे उतने ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। आर बढ़ाओगे तभी ऊष्मा उत्पन्न होगी, टी बढ़ाओगे तभी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब इससे संबंधित सवाल भी हम लोग लगाएंगे, तो जो न्यूमेरिकल होगा वो कल हम लोग लगाएंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।